जब शहर पर शाम ढली और इसके निवासी अपने घरों को लौट गए, तब सराय के पास एक पुरुष की जोरदार चीख सुनाई दी, जो मदद मांग रही थी। लड़की ने अपने पति की आवाज पहचानी और घर के पास पहुंचते ही उसकी पुकार की ओर दौड़ी, जो हर गुजरते सेकंड के साथ और तेज होती जा रही थी। उसने दरवाजा तेजी से खोला और महसूस किया कि वो गलत नहीं थी, क्योंकि उसका पति वास्तव में दर्द से कराह रहा था और कुछ अस्पष्ट बड़बड़ा रहा था, मानो उसे बुखार हो। उसका पूरा चेहरा पसीने से तर था और अब उसे समझ आ चुका था कि उसने उस वैद्य की मदद ठुकराकर गलती की थी, जो मामूली शुल्क में मदद करने को तैयार था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी टांग लगभग पूरी तरह से एक भयानक वायरस से संक्रमित हो चुकी थी, जो जंगल में हुई उस भूलने न योग्य मुठभेड़ के बाद हुआ था। रोडोल्फ अपनी आंसुओं को रोक न सका और जूलिया से पूरी ताकत से विनती करने लगा कि वो उस युवा वैद्य को ढूंढे जो उसी सराय में ठहरा था। कुछ घंटों पहले ही दिन इतनी अच्छी तरह शुरू हुआ था कि किसी मुसीबत का कोई संकेत नहीं था, और अगर जंगल में वो भयानक मुठभेड़ न हुई होती तो सब कुछ अलग हो सकता था। अब रोडोल्फ खून के निशान छोड़ते हुए धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ रहा था जहां उसे अपने जैसे स्वीकार किया जाता था और जहां उसे किसी तरह की मदद मिल सकती थी। गांव में पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि उसकी जान अब खतरे में नहीं थी। हालांकि उसके शरीर पर गहरे जख्म कुछ और ही इशारा कर रहे थे, रोडोल्फ खुश था कि वो कम से कम अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। अब उसे बस उन वैद्यों में से एक को ढूंढना था जिन्होंने इस बस्ती में पहले कई लोगों की मदद की थी। काले रंग के भेड़िए हमेशा झुंड में चलते थे और रोडोल्फ ये जानता था, लेकिन फिर भी वो अकेले जंगल में चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनकी संख्या इतनी होगी और उसे गुस्सैल और भूखे भेड़ियों के पूरे झुंड का सामना करना पड़ेगा। झुंड में कम से कम 30 भेड़िए थे, और हालांकि वो लड़का मजबूत था, इतने बड़े हमले का सामना करना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि भेड़िए एक साथ उस पर टूट पड़े। लड़के को यह सौभाग्य था कि वो चमत्कारिक रूप से बच गया, लेकिन काटने और पंजों के जख्म वायरस से संक्रमित हो गए थे, और अब वो केवल ये उम्मीद कर सकता था कि सही वैद्य मिल जाए। सबसे पहले उसे जल्द से जल्द ठीक होने की जरूरत थी, क्योंकि अगर उसने चीजों को यूं ही छोड़ दिया तो वो 2 हफ्ते भी नहीं जी पाएगा। इसके लिए उसने साहसी संघ से कुछ पैसे उधार लेने का फैसला किया, जहां वो कई सालों से सदस्य होने के नाते अच्छी तरह जाना जाता था। सौभाग्य से लड़की ने आधिकारिक मुख्तारनामा के साथ उसके भुगतान की पुष्टि करने को सहमति दी, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त थी। सचिव ने कहा कि रोडोल्फ ने जो पूरी राशि उधार ली वो उसकी बाद की पुरस्कार राशि से काट ली जाएगी और उसे ब्याज भी चुकाना होगा। उसने याद दिलाया कि उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं और रोडोल्फ को जल्द से जल्द उपयुक्त वैद्य ढूंढना चाहिए। इस समय उसके पास एक युवक था जो रोडोल्फ की कहानी को ध्यान से सुन रहा था और समझ गया कि यह शिकारी एक शानदार ग्राहक बन सकता है। पैसे लेकर वो बाहर की ओर बढ़ा और पहले से ही सोच रहा था कि चर्च तक कैसे पहुंचे और मरे नहीं, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वहां उसे उपयुक्त वैद्य मिलेगा। लेकिन अचानक एक पुरुष आवाज ने उसे पुकारा और यह स्पष्ट हो गया कि यह अजनबी तब से उसका पीछा कर रहा था जब से रोडोल्फ ने साहसी संघ के अतिथि कक्ष को छोड़ा था। मुड़कर रोडोल्फ ने उस आदमी को देखा जिसे उसने शुरू से ही नोटिस किया था, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी नियतियां इतनी गहराई से जुड़ जाएंगी। उसने कहा कि अगर रोडोल्फ को एक अच्छे वैद्य की जरूरत है तो उसकी खोज अब खत्म समझी जाए, क्योंकि वो ठीक उसके सामने खड़ा था। उसने ये भी वादा किया कि वो अपनी मदद के लिए ज्यादा शुल्क नहीं लेगा, क्योंकि उसे सबसे पहले अभ्यास की जरूरत थी और वो रोडोल्फ को दूसरों की तुलना में बहुत सस्ते में ठीक करने को तैयार था। उसने तो ये भी अनुमति दी कि पूरी राशि का भुगतान उपचार पूरा होने के बाद किया जाए, और यह प्रस्ताव सबसे अच्छा था जो उसे मिल सकता था। हालांकि इतना उदार प्रस्ताव रोडोल्फ को तुरंत संदिग्ध लगा और उसने पहले वैद्य का टोकन दिखाने को कहा। चूंकि सभी वैद्य अपनी सेवाओं के लिए भारी राशि वसूलते थे, यह पेशा उन ठगों के लिए सोने की खान बन गया था जो अपने मरीजों को धोखा देते थे। ऐसे धोखेबाजों से निपटने के लिए एक संगठन बनाया गया था जो चिकित्सा का अधिकार रखने वालों को वैद्य टोकन जारी करता था। लेकिन रोडोल्फ को अपने सवाल का जवाब कभी नहीं मिला, क्योंकि वो अजनबी बस चुपचाप हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। उसने स्वीकार किया कि वो वैद्य का टोकन हासिल नहीं कर सका, क्योंकि उसने समिति को ईमानदारी से बताया था कि वो उपचार के लिए जादू का उपयोग नहीं करता, बल्कि अन्य तरीकों का इस्तेमाल करता है। ये सुनकर रोडोल्फ अचानक मुड़ा, ये समझते हुए कि ये व्यक्ति वैद्य कहलाना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसे जादू से उपचार करना नहीं आता था। लेकिन जैसे ही रोडोल्फ थोड़ा बगल में हटा, एडेन ने उसके शरीर पर नुकीले पंजों के जख्म देखे और समझ गया कि कुछ घंटों पहले उसका सामना किससे हुआ था। आगे बढ़कर उसने फिर से लड़के को भरोसा दिलाया कि वो उसे ठीक करने का तरीका जानता है और सलाह दी कि देर होने से पहले उसकी बात सुन ले। उसे पता था कि वो जानवर बहुत ताकतवर था और ये कल्पना करना भी डरावना था
कि रोडोल्फ ने जंगली शिकारियों के साथ लड़ाई में क्या सहा होगा। ऐसा लग रहा था कि एडेन पूरी तरह से तैयार था, और ये जानते हुए कि रोडोल्फ को कितनी यातना सहनी पड़ेगी, उसने उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने के लिए मनाने का फैसला किया। अचानक उसने घोषणा की कि रोडोल्फ के हाथ पर ऐसे जख्म केवल काले रंग के भेड़िए से ही आ सकते हैं, और ये अजीब लगा। उसे ये कैसे पता? इसके अलावा वो जानता था कि लड़के ने एक टहनी पर अपनी टखने को चोटिल कर लिया था, जिसके कारण वो भेड़ियों के झुंड से भाग नहीं सका। ये शब्द सुनकर रोडोल्फ अचानक मुड़ा, क्योंकि अभी अभी उसने एडेन को एक साधारण ठग माना था, लेकिन फिर वो इतनी सटीक जानकारी नहीं जान सकता था। चेहरे पर मुस्कान के साथ एडेन ने स्वीकार किया कि वो लंबे समय से लोगों को ठीक करने की आजीविका चला रहा था, और वो नियमों के खिलाफ ऐसा करता था क्योंकि संघ उसकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करता था। हालांकि अगर रुडोल्फ चर्च में पुजारी के पास जाता है तो वो उससे कम 6 लाख सिक्के लेगा, और वो उससे कहीं ज्यादा खो देगा जो उसने अब साहसी संघ से उधार लिया है। लेकिन एडेन केवल 1,50,000 लेने को तैयार था और परिणाम की गारंटी देता था, ये वादा करते हुए कि वो रुडोल्फ को एक रात में ठीक कर देगा। नहीं, ऐसे चमत्कार नहीं होते। और रुडोल्फ ने उसे फिर से एक ठग कहा जो केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है और दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं करता। आखिरकार एडेन ने चेतावनी दी कि बीमारी बहुत दर्दनाक और पीड़ादायक रूप से बढ़ेगी, और सलाह दी कि जब दर्द उसके पूरे शरीर को घेर ले तो वो उसके प्रस्ताव को याद रखे। लेकिन अगर रात में दर्द शुरू हो तो रुडोल्फ उसे उस सराय में आसानी से ढूंढ सकता है जहां वो पिछले हफ्ते ठहरा था। हालांकि इन शब्दों ने रुडोल्फ को आश्वस्त नहीं किया, जो उस अजनबी को एक साधारण धोखेबाज मानता रहा जिससे उसे दूर रहना चाहिए। बातचीत खत्म करने के बाद रुडोल्फ चर्च की ओर बढ़ा, जहां उसे उम्मीद थी कि उसे एक ऐसा वैद्य मिलेगा जिसके पास टोकन हो और जिसने अपनी जादुई क्षमताओं को सिद्ध किया हो। रुडोल्फ के हाथ की गहरी चोट पर ऊर्जा की धारा निर्देशित करते हुए पुजारी ने एक मंत्र पढ़ा और चोट तेजी से ठीक होने लगी। कुछ सेकंड बाद भेड़ियों के नुकीले पंजों की चोट ठीक होने लगी, और रुडोल्फ को यकीन हो गया कि उसने वैद्य चुनने में कोई गलती नहीं की थी। पवित्र आत्मा की शक्ति के कारण वो पूरी तरह ठीक हो गया, और पुजारी ने केवल चेतावनी दी कि उपचार की लागत 6,20,000 सिक्के होगी। लड़के के चेहरे से साफ था कि इस राशि को सुनकर वो परेशान नहीं हुआ, क्योंकि पुजारी ने अपना काम किया था, इसलिए वो इतने बड़े पुरस्कार का हकदार था। अगर उसने उस ठग को 1,50,000 सिक्के दिए होते तो वो न केवल पैसे से हाथ धो बैठता, बल्कि उसकी हालत उससे मिलने से पहले की तुलना में और खराब हो जाती। वो पूरी तरह स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि दर्द जल्द ही कम हो जाएगा और उस भयावह मुलाकात के सभी निशान उसके शरीर से मिट जाएंगे। हालांकि रात में उसे एक जंगली दर्द ने जकड़ लिया जो उसके पूरे शरीर में फैल गया, और उसकी टांग इतनी भयानक दिख रही थी कि रुडोल्फ अपनी पीड़ा खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि एक पुजारी भी इतने खतरनाक वायरस से निपट नहीं सका। हालांकि उसने अपनी जादुई सेवाओं के लिए भारी राशि ली थी। अब उसे रोना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी जगह कोई भी उसकी टांग को देखकर डर जाता, जो अब ठीक होने योग्य नहीं थी और जिसे काटने की नौबत आ गई थी। अब उसे गहरा अफसोस था कि उसने उस अजीब व्यक्ति की बात नहीं सुनी थी जिसने खुद उपचार की पेशकश की थी, लेकिन जिसका रुडोल्फ ने कुछ घंटे पहले मजाक उड़ाया था। लेकिन अब हंसने का समय नहीं था, क्योंकि पुजारी भी मदद नहीं कर सका, जिसका मतलब था कि अब वो केवल चमत्कार की उम्मीद कर सकता था। उसे एडेन के शब्द याद आए कि साधारण जादू उसकी मदद नहीं करेगा, जिसका मतलब था कि वो इस वायरस के बारे में पुजारी से कहीं ज्यादा जानता था। मंदिर की चिकित्सा जादू ने केवल दर्द को बढ़ाया और उस पीड़ा से छुटकारा नहीं दिलाया जो हर सेकंड के साथ बढ़ रही थी। उसे याद आया कि वो व्यक्ति सराय में था और उसने जूलिया से कहा कि उसे जल्द से जल्द ढूंढे। उसे अफसोस था कि उसने उसका नाम नहीं लिया, और उसे डरावने एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सराय के सभी ग्राहकों में उसे नहीं ढूंढ पाएगी। लेकिन अचानक, जैसे सही मौके का इंतजार कर रहा हो, वो अजनबी छाया से बाहर निकला, और यह स्पष्ट हो गया कि वो अपने भविष्य के ग्राहक की पीड़ा को लंबे समय से देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए याद दिलाया कि वो अभी भी अपनी चिकित्सा क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकता। भले ही एडेन के अलावा कोई और उसकी मदद नहीं कर सकता था, वो खुश था कि रुडोल्फ को आखिरकार समझ आ गया कि ये मायने नहीं रखता कि वैद्य के पास बैज है या नहीं, क्योंकि मुख्य बात लोगों की मदद करना है, न कि आधिकारिक अनुमति लेना। जूलिया खुश थी कि वो युवक इतने आत्मविश्वास से काम कर रहा था कि उसने उसे चिंता न करने और बाहर इंतजार करने को कहा, जबकि वो अपना काम पूरा करता। जब लड़की कमरे से बाहर गई, उसने शांति से ग्राहक की पीड़ा को देखा, जो ऐसी दृश्यों का आदी लग रहा था और मरने वाली चीखों से नहीं डरता था। वो समझ गया कि उसकी टांग का दर्द नारकीय था, क्योंकि वो लड़का कुछ भी करने को तैयार था अगर एडेन उसकी पीड़ा को थोड़ा सा भी कम कर दे।
अचानक वैद्य ने घोषणा की कि अब उसकी सेवाओं की कीमत 3 लाख सिक्के होगी और पैसे उसे पहले ही देने होंगे। बेशक वो लड़का मना कर सकता था और उम्मीद कर सकता था कि भगवान उसे इस अमानवीय पीड़ा से बचाएंगे, लेकिन दर्द के बावजूद उस लड़के ने याद दिलाया कि शुरू में बात 1,50,000 सिक्कों की थी, तो बाकी 1,50,000 कहां से आए। उसने याद दिलाया कि उनकी पहली मुलाकात बहुत साधारण थी, जिसका मतलब था कि उसकी सेवाओं की कीमत अब शुरुआत की तुलना में दोगुनी होगी। अगर वो एडन को भुगतान नहीं करना चाहता था तो वो आसानी से दूसरा वैद्य ढूंढ सकता था, लेकिन इस स्थिति में वो पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था। उसने पहले ही पुजारी को सारे पैसे दे दिए थे, इसलिए उसने अपनी तलवार की पेशकश की, जो उसकी एकमात्र मूल्यवान संपत्ति थी, भुगतान के रूप में। एडन ने तलवार को ध्यान से देखा और समझा कि इसे रुखाई से इस्तेमाल किया गया था और ये 2 लाख से ज्यादा में नहीं बिकेगी। लेकिन उसने तलवार को भुगतान के रूप में स्वीकार करने और फिर इसे युवा शिकारी को बेचने के लिए सहमति दी। वो शांति से व्यवहार करता रहा और रुडोल्फ समझ नहीं पा रहा था कि क्या ये युवक वास्तव में वैद्य था। एडन ने बातचीत में समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत ग्राहक की गंभीर टांग का इलाज शुरू कर दिया। अगर चोट घातक होती तो एडेन बस लड़के को ठीक कर देता, लेकिन वो ये गारंटी नहीं दे सकता था कि ये रुडोल्फ के लिए दर्द रहित होगा। कुछ चोटें ऐसी होती हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, और ऐसी स्थिति में एडन का जादू भी बेकार होता। अपने डर के बीच लड़के को अचानक पता चला कि उसका मामला ठीक ऐसा ही था, क्योंकि उसकी टांग एक घातक जहर से प्रभावित थी। हालांकि एडन के पास एक दवा थी जो उसने रुडोल्फ को दी और बताना चाहता था कि इसका इलाज कैसे करना है। काला लिंगबेरी अपनी पत्तियों से इंसान को लकवा मार सकता है अगर वो जंगल में अनजाने में इस जहरीले पौधे से कट जाए। यही कारण है कि काले रंग के भेड़िए इस पौधे के पास रहते हैं, क्योंकि वे अपने शिकार का इंतजार करते हैं। इस बार शिकार ये लड़का था जो चमत्कारिक रूप से बच गया और गांव तक पहुंचा। ये समझते हुए कि वैद्य क्या कहना चाह रहा था, रुडोल्फ ने जोर से चिल्लाकर कहा कि वो अपनी टांग बचाने और फिर से चलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। धरती पर बाकी सभी लोगों की तरह एडन को लड़के के सवाल का जवाब पता था, और यही कारण था कि उसने पहली मुलाकात में तेजी से इलाज पर जोर दिया था। उसके पास रुडोल्फ को बिना जादू के ठीक करने और उसके शरीर में वायरस को रोकने का तरीका था। तरल की बोतल संदिग्ध लग रही थी, लेकिन लड़के के पास कोई विकल्प नहीं था और वो अपनी जान बचाने के लिए जोखिम लेने को तैयार था। एडन के हाथों में एक तेज चाकू दिखाई दिया और यह स्पष्ट हो गया कि जादू का उपयोग नहीं होगा और लड़के को कुछ ऐसा अनुभव करना होगा जो बाद में उसके सबसे बुरे सपनों में आएगा। काले लिंगबेरी के जहर का प्रतिजन खून बहने वाले घाव पर लगाना था, और इसके लिए शायद 3 बोतलें एक साथ चाहिए थी। यह अजीब था कि पुजारी ने इसे नहीं देखा, फिर भी उसने जादू से इलाज जारी रखा और अपनी सेवाओं के लिए 2 गुना शुल्क लिया। अब रुडोल्फ की मदद करने का एकमात्र तरीका था एक नया घाव बनाना और उसमें एडन के पास मौजूद तरल डालना। जैसा कि उसने शुरू में कहा था, चिकित्सा जादू लड़के की मदद नहीं करेगा, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के पुजारी का जादू। उसने कहा कि वो बिना दर्द निवारक के ऑपरेशन करेगा और रुडोल्फ को धैर्य रखना होगा। लड़का खुद इसके लिए तैयार नहीं था और समझ गया कि उसकी सारी पिछली पीड़ा इसके सामने कुछ भी नहीं होगी। भले ही उसने कहा कि वो तैयार नहीं है, एडन जानता था कि समय खत्म हो रहा है और उसने तुरंत बोतल का सारा तरल घाव पर डाल दिया। वैद्यों के लिए जादू का उपयोग करना सामान्य था, लेकिन कुछ मामलों में एक अलग दृष्टिकोण और डॉक्टर के हस्तक्षेप की जरूरत होती थी। एडन की मुस्कान से जाहिर था कि उसे सफलता पर कोई संदेह नहीं था और उसने ग्राहक से तब तक इंतजार करने को कहा जब तक सब खत्म न हो जाए। वास्तव में एडन ने यह पहले कई बार देखा था, क्योंकि 3 साल पहले वो एक अनजान गुफा में था और वो दिन उसकी लंबी कहानी की शुरुआत बना। जब उसने पहली बार इस जगह पर अपनी आंखें खोली तो वो समझ नहीं पाया कि अंतरिक्ष में उसकी तेज गति कैसे हुई। अपने दोस्तों के चेहरों के बजाय उसने एक विशाल उत्परिवर्ती को देखा जो सीधे एडन पर कूदा। हालांकि वो इसके लिए तैयार नहीं था। हर तरफ से राक्षस उभर आए और कई लोग इन क्रुद्ध शिकारियों का आसान शिकार बन गए, जिन्हें विरोध करने का समय भी नहीं मिला। जब लड़ाई खत्म नहीं हुई थी तो लड़के ने अपने सामने एक नीली स्क्रीन देखी जिसमें सूचना थी कि उसे एक नया वैद्य वर्ग सौंपा गया है। यह समझना मुश्किल था कि सिस्टम ने उसे यह खास कौशल क्यों दिया और इस दुनिया में जहां वो खुद को पाया उसकी नई भूमिका क्या थी। लंबे समय तक एडन अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढ सका, क्योंकि दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद उसका मुख्य कार्य घर वापस लौटने का रास्ता ढूंढना था। सौभाग्य से वो अकेला नहीं था जो इस जगह पर पहुंचा था, और कई लोगों के परिवार थे जो उनकी चिंता कर रहे थे
और उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगता था कि ये सभी लोग एक अजीब उपन्यास में फंस गए थे और इस दुनिया में उन्हें एक खोज पूरी करने की पेशकश की गई थी, जिसके नियम लगातार बदल रहे थे। जीवित रहने की किसी भी उम्मीद को बनाए रखने के लिए इस गुफा में सभी को एकजुट होना पड़ा और कार्यों को आपस में बांटना पड़ा। हालांकि इस क्षेत्र के राक्षस बहुत डरावने थे, एक साथ काम करके वे उन्हें हरा सकते थे और जीवित घर लौट सकते थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि सिस्टम ने समूह के सदस्यों के बीच कौशल कैसे बांटे और इसका वास्तव में क्या मतलब था। अपनी कौशल विंडो में एडेन ने देखा कि सिस्टम ने उसे निरीक्षण की आंख की क्षमता दी थी, जिससे उसे दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा देखने की शक्ति मिली। लेकिन अगर सिस्टम ने उसे शुरू में वैद्य बनाया था, तो उसके इंटरफेस में कोई चिकित्सा कौशल क्यों नहीं थे? तब से बहुत समय बीत चुका था और अब वो लड़का अपने सभी सवालों के जवाब जानता था। यही कारण था कि वो इतनी जल्दी रुडोल्फ के घर पहुंच गया। उसने ऑपरेशन पूरा किया और मरीज को ध्यान से देखते हुए अपने खून से सने हाथ पोंछे। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे समझ आया कि काम सबसे अच्छे तरीके से हुआ था और लड़का जल्दी ठीक हो जाएगा। हालांकि उसे अभी कुछ दिनों तक बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। रुडोल्फ अपनी आंसुओं को रोक नहीं सका, ये महसूस करते हुए कि वो केवल इस अजीब व्यक्ति की वजह से जीवित रहा। अगर एडेन की मदद न होती तो रुडोल्फ कल मर चुका होता। हालांकि उनकी पहली मुलाकात में एडेन ने चेतावनी दी थी कि वो इसे और तेजी से निपटा सकता था। अब रुडोल्फ पहले से कहीं बेहतर दिख रहा था और बिना किसी चिकित्सा कौशल के वो लड़का उसकी टांग पर गहरे घाव को टाकने में कामयाब रहा। रुडोल्फ को उन कठोर बातों पर शर्मिंदगी महसूस हुई जो उसने इस अजनबी से कही थी। यहां तक कि बातचीत की शुरुआत में उसे ठग भी कहा था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसे ये अक्सर सुनने को मिलता है और वह मरीजों के ऐसे अपमान का आदी हो चुका है। हाँ, इस अज्ञात वैद्य का दिल सोने का था और यह अजीब था कि रुडोल्फ को यह तब समझ आया जब उसने उसकी जान बचाई। लोगों को अपने घुटनों पर रेंगते और अपनी जान बचाने की भीख मांगते देखना अच्छा लगता था, भले ही कुछ दिन पहले वे उसे भला बुरा कह रहे हों। हाँ, ये एक मजेदार टिप्पणी थी और रुडोल्फ ने महसूस किया कि जब एडेन ने इसका जिक्र किया तो वो उसका भी जिक्र कर रहा था, जो कल बाकी सभी की तरह व्यवहार कर रहा था। थोड़े समय बाद एडेन उस सराय में गया जहां उसके मरीज की पत्नी काम करती थी और वो पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रही थी। जूलिया ने उसे कुछ मिनट इंतजार करने को कहा और वादा किया कि वो अपने पति को ठीक करने की कृतज्ञता में एक सेट भोजन लाएगी। जब लड़का रात के खाने के तैयार होने का इंतजार कर रहा था, उसने आदतन अपनी नोटबुक में नोट बनाने का फैसला किया। इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद उसने दिन में देखी गई हर चीज को लिखने की आदत विकसित की, यहां तक कि सबसे छोटे विवरणों को भी कैद करने की कोशिश की। जिस जगह उसे खींच लिया गया था वो विशाल राक्षसों से भरी थी और पूरा वातावरण जितना हो सकता था उतना आक्रामक था। इस महाद्वीप पर लोगों के लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल था और इसलिए कई लोग हैरान थे कि ये लड़का बिना जादुई क्षमताओं के मरीजों का इलाज कैसे कर लेता था। जादुई कौशलों के बिना उन उत्परिवर्तियों की भीड़ से निपटना मुश्किल था जो महाद्वीप को जल और थल दोनों में घेरे हुए थे। कोई भी निवासी उन विशाल प्राणियों की बराबरी नहीं कर सकता था जो किसी भी क्षण जमीन के नीचे से निकल सकते थे और इन सभी अभागे लोगों को, जो आसान शिकार थे, पकड़ सकते थे। अचानक लड़के ने जूलिया की जोरदार चीख सुनी और उसकी ओर मुड़ा ताकि देख सके कि क्या हुआ। पता चला कि लड़की ने जल्दबाजी में इतने प्रिय मेहमान के लिए खाना तैयार करते समय अनजाने में चाकू से अपनी उंगली काट ली थी। एडेन उसके पास दौड़ा और मदद करना चाहता था, लेकिन अपनी अचानक उपस्थिति से उसने लड़की को डरा दिया। उसने उसे अपनी हाथ की चोट ठीक करने का मौका देने को कहा, लेकिन उसने भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ये बस एक साधारण खरोंच थी। हालांकि अपनी निरीक्षण नजर के कौशल का उपयोग करते हुए उसने तुरंत महसूस किया कि वो लड़की के पूरे शरीर को स्कैन कर सकता है और समस्या की पहचान कर सकता है। चोट और शारीरिक स्थिति की जांच करने के बाद उसने महसूस किया कि बाएं हाथ की तर्जनी उंगली से चाकू के कटने के बाद खून बहना जारी था। यह कुछ गंभीर नहीं था, लेकिन घायल हाथ से वो वादा किया हुआ रात का खाना नहीं बना पाती। इसलिए लड़के ने मुस्कुराते हुए उससे अपना हाथ देने को कहा। वैसे भी जूलिया ऐसी देखभाल से हैरान थी क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। रक्तस्राव नियंत्रण कौशल को सक्रिय करके उसने लड़की की उंगली की चोट को आसानी से ठीक कर दिया और यह स्पष्ट हो गया कि वो अपनी चिकित्सा प्रथा में शक्तिशाली जादू का उपयोग करता है। अब सब कुछ तैयार था और हम शांति से दोपहर का भोजन कर सकते थे और जूलिया ने अपनी समस्या ठीक होने के बाद भोजन तेजी से तैयार किया। इसके बाद सिस्टम ने उसे सफल उपचार के लिए एक अनुभव अंक दिया और एडेन रूलेट घुमा सकता था, ये उम्मीद करते हुए कि उसे एक नया कौशल मिलेगा। उसने रूलेट को तेजी से घूमते देखा और आशा की
कि इस बार उसे पिछले 2 बार की तुलना में बेहतर भाग्य मिलेगा। ये थोड़ा मजेदार था कि सिस्टम उसे हर बार सोना देता था। हालांकि मुख्य चीज जो ये दे सकता था, वो उसके पास पहले से मौजूद कौशलों के अलावा एक नया कौशल था। सौभाग्य से आज उसे भाग्य मिला और एडेन को औषधियों को ऊर्जा में बदलने का एक नया कौशल प्राप्त हुआ, जिसे वो उत्परिवर्तियों के खिलाफ युद्ध में उपयोग कर सकता था। उसके हाथों में एक चिकित्सा औषधि की बोतल थी, जिसे वो अभी आजमाना चाहता था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और 1 सेकंड बाद सिस्टम ने उसे सूचित किया कि अवशोषण कौशल सक्रिय हो गया है और चिकित्सा औषधि उसके शरीर में घुल गई है। लड़के ने एक नई अनुभूति महसूस की जो उसने पहले नहीं देखी थी, और महसूस किया कि यह कौशल उसके पिछले सभी कौशलों से बहुत अलग था। इसके अलावा इसका उपयोग मरीजों के इलाज के लिए किया जा सकता है, और ये उन्हें कड़वे अमृत पिलाने की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक है। एक समय वो अपनी नई क्षमता का अध्ययन करने में इतना तल्लीन था कि उसने पास से गुजर रहे एक लड़के को नहीं देखा जिसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वो एडेन के इतने करीब आ गया कि उसने लगभग उसे अपने हाथ से छू लिया और आखिरी क्षण में ही बच निकला। हालांकि वो फिर भी जमीन पर गिर गया और कुछ सेकंड के लिए वे एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे, बिना एक शब्द बोले। वो लड़का तुरंत अपने पैरों पर उछला, ये घोषणा करते हुए कि एडेन के लिए ऐसे हथकंडे बिना सजा के नहीं रहेंगे और उसे उससे माफी मांगनी होगी। हालांकि वैद्य ने लड़के की शारीरिक स्थिति को बहाल कर दिया था, इसलिए इसे बराबर माना जा सकता था। उसने देखा कि उसकी स्वास्थ्य पट्टी पूरी तरह बहाल हो गई थी, जिसका मतलब था कि ये युवक वास्तव में वही था जो वो दावा करता था। उसने तुरंत अपने नए परिचित के बारे में अपनी राय बदल दी और खुश था कि उसे एक असली वैद्य मिला, क्योंकि ये उनके महाद्वीप पर दुर्लभ था। उसने वैद्य को अपनी साहसी समूह में शामिल होने की पेशकश की, क्योंकि ऐसे सदस्य के साथ टीम अपने निकटतम प्रतिस्पर्धियों से कहीं मजबूत हो जाएगी। वे अपने समूह के लिए वैद्यों की भर्ती कर रहे थे और एडेन के साथ उनकी संख्या 4 हो जाती, जो किसी भी समूह के लिए आदर्श थी। लड़के को यह प्रस्ताव रुचिकर लगा, लेकिन वो जानना चाहता था कि उन्हें अगली बार कौन सा कार्य पूरा करना है। पता चला कि वे दुर्लभ राक्षसों का शिकार करने जा रहे थे और एक वैद्य के साथ ये कहीं सुरक्षित होता। इसके अलावा पहले कार्य के तुरंत बाद उसने एडेन को 10 लाख से ज्यादा सोने का भुगतान करने का वादा किया, जो उनकी सहभागिता की शानदार शुरुआत थी। उनके समूह में एडेन एकमात्र वैद्य होता, इसलिए उसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती और काम आसान होता। इस समय साहसी संघ एक युवा वैद्य का साक्षात्कार ले रहा था, जो इस टीम में शामिल होना चाहता था। समूह का मुख्य व्यक्ति उसे सीधे देख रहा था और इस नए व्यक्ति के चिकित्सा कौशल देखना चाहता था। वैद्य बिना देरी के अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने को तैयार था, ताकि साबित कर सके कि वो इस जगह के योग्य है। जब एडेन साहसी संघ की इमारत की ओर बढ़ रहा था, तब तक एक नए सदस्य को स्वीकार करने का फैसला हो चुका था। समूह का मुख्य व्यक्ति, जिसका नाम फ्रेडरिक था, उस व्यक्ति को ध्यान से देख रहा था जिसे उसका जूनियर कर्मचारी लाया था। निक को आश्चर्य हुआ कि उन्हें शिकार के लिए चौथा सदस्य मिल गया, क्योंकि कुछ घंटे पहले वे 3 थे और समूह में केवल एक और जगह थी। एडेन ने इस सवाल के साथ फ्रेडरिक से संपर्क किया। एक अजीब स्थिति में फंसकर उसे पता था कि इस मामले में उसने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया होता। लड़के ने अपना सिर पकड़ लिया, ये महसूस करते हुए कि वो अपने दोस्त को बताना भूल गया था कि समूह का आखिरी सदस्य जल्द ही आएगा और उसे खोज बंद कर देनी चाहिए। सबसे बुरी बात यह थी कि आखिरी प्रतिभागी भी एक वैद्य था और अब वे एक जगह के लिए प्रतिस्पर्धी बन गए थे। अगर वे शुल्क बांटने पर सहमत होते तो दोनों वैद्यों को लिया जा सकता था और शिकार सुरक्षित होता। दोनों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई और यह स्पष्ट हो गया कि काइल, जैसा कि दूसरे वैद्य का नाम था, को भी पैसे की जरूरत थी। जाहिर तौर पर उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, वरना वो एडेन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता और समूह में अपनी जगह छोड़ देता। हालांकि अब कोई रास्ता नहीं था और हाथ मिलाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि इस बार 5 शिकारी एक साथ राक्षसों के पीछे जाएंगे। इस लड़के के चेहरे से साफ था कि वो अपनी टीम में प्रतिस्पर्धियों से खुश नहीं था और यह साबित करने जा रहा था कि केवल वही सर्वश्रेष्ठ होने का हकदार है। थोड़े समय बाद वे जंगल में एक रास्ते पर चल रहे थे और उन राक्षसों से मिलने वाले थे जिनका उन्होंने इन जगहों पर कई बार शिकार किया था। पर्सी खुश था कि उनकी टीम में अब 2 वैद्य थे, क्योंकि अब 2 जादूगरों के समर्थन से उनकी जान सुरक्षित थी। दोनों ने एक शब्द भी नहीं बदला और यह स्पष्ट हो गया कि उनके बीच का रिश्ता शुरू से ही अच्छा नहीं था। काइल ने अपनी शेखी बघारने का मौका नहीं छोड़ा, यह खुलासा करते हुए कि वह प्रकाश, जादू, तीर और कुछ अन्य दैवीय कौशलों का उपयोग करता है। सभी जानते थे कि ये दुर्लभ क्षमताएं थी और वे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें काइल जैसा शक्तिशाली वैद्य मिला। एडेन के पास भी कई दिलचस्प तरकीबें थी और उसने मुस्कुराते हुए उनमें से एक का प्रदर्शन सभी के सामने किया।
काइल को एहसास हुआ कि उसके पास कभी ऐसी क्षमताएं नहीं थी और एडेन इतनी तीव्र मानव विकिरण कर रहा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह स्पष्ट नहीं था कि फ्रेडरिक आज किस राक्षस का शिकार करने जा रहा था और क्या उसे हराने के लिए किसी विशेष क्षमता की जरूरत होगी। पता चला कि मुख्य लक्ष्य नाली का चूहा था, क्योंकि यह राक्षस व्यापक है और महाद्वीप के निवासियों के लिए खतरा पैदा करता है। यह एक साधारण कार्य था और उसे उम्मीद थी कि वो जल्द से जल्द इस राक्षस से मिलेगा और अपनी फीस लेगा। लेकिन एडेन हैरान था कि ये शिकारी कभी भी दुर्लभ राक्षसों के खिलाफ छापेमारी पर नहीं गए और ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे ये एक साधारण सैर हो। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जंगल में उन्हें किस तरह के खतरे का सामना करना पड़ सकता है, जिसे एडेन अच्छी तरह जानता था। उसने उन्हें याद दिलाया कि ऐसे उत्परिवर्तियों से लड़ने के लिए बहुत सारी औषधियों और दुर्लभ पौधों की जरूरत होगी। इसलिए उसने गांव वापस लौटने और बेहतर तैयारी करने का सुझाव दिया। लेकिन वापस जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन्हें फिर से गोला बारूद तैयार करना पड़ता और अभियान को स्थगित करना पड़ता। काई ने देखा कि एडेन का एक कर्तव्य विभिन्न औषधियां ले जाना था और हैरान था कि वो अपने साथ कोई दुर्लभ औषधि नहीं लाया। लड़के को समझ आया कि अब ये नवागंतुक मजाक करने, उसे चोट पहुंचाने और जादू का आरोप लगाने के बहाने ढूंढेगा। लेकिन उसका प्रयास व्यर्थ था, क्योंकि एडेन ने खुद कहा कि वो मिशन जारी रखने का इरादा नहीं रखता और उसे सफल शिकार की शुभकामनाएं दी। केवल काइल खुश था, क्योंकि अब उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं बचा था और वो समूह के वैद्य को मिलने वाली पूरी फीस ले लेगा। प्रत्येक प्रतिभागी को अब 3 लाख सोना मिलेगा और एडेन ने उनसे सावधान रहने को कहा ताकि वे फीस मिलने तक जीवित रहें। वो जानता था कि ये समूह बहुत अनुभवहीन था, वरना वे इतने कमजोर वैद्य के साथ नहीं जाते। काइल अपने पूर्व प्रतिद्वंदी की ओर हाथ हिलाता रहा, ये मानते हुए कि वो नाली के चूहे से डर गया और मिशन से इनकार कर दिया। वो राक्षस को मारने के बाद मिलने वाली सभी वस्तुओं को लेने का इरादा रखता था और सबसे दुर्लभ कलाकृतियों में से एक केवल उसी को मिलेगी। लगभग 1 घंटे तक घात लगाने के बाद फ्रेडरिक ने सभी को तैयार होने का आदेश दिया, क्योंकि उसने उस उत्परिवर्ती को ढूंढ लिया था जिसके लिए ये छापेमारी थी। उनके सामने वही नाली का चूहा प्रकट हुआ जिसके लिए उन्होंने 10 लाख से कम सोने के सिक्के नहीं चुकाए थे और ये उनकी पहले से मौजूद फीस के लिए एक अच्छा बोनस था। आखिरकार काई ने आश्वासन दिया कि शिकारी पूरी तरह उस पर भरोसा कर सकते हैं और राक्षसों के साथ लड़ाई में अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। समय बर्बाद किए बिना फ्रेडरिक ने सबसे पहले उत्परिवर्ती पर हमला किया, क्योंकि वो टीम के सदस्यों में सबसे अनुभवी था और पहले कार्रवाई करने का फैसला किया। अब राक्षस ने एक आकृति को देखा जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी और यह स्पष्ट हो गया कि चूहे का शिकार शुरू हो चुका था। 1 सेकंड के भीतर वो लड़का अपने लक्ष्य के ठीक ऊपर हवा में ऊंचा था, एक ही प्रहार से शिकार का परिणाम तय करने को तैयार। फिर वो नीचे झपटा और पूरी ताकत से वहां प्रहार किया जहां नाली का चूहा होना चाहिए था। उसकी हैरानी की कल्पना करें जब उत्परिवर्ती के बजाय उसने प्रहार के बाद टूटी हुई जमीन देखी, लेकिन राक्षस वहां नहीं था। ये कहा गया, ये महसूस करते हुए कि अब उसकी बारी थी। पर्सी अपनी विनाश जादू को सक्रिय करना चाहता था, लेकिन उसी क्षण वही राक्षस उसके पीछे प्रकट हुआ। चूहा इतना विशाल था कि हर शिकारी को पता था कि उन्हें एडेन की बात सुननी चाहिए थी और बिना तैयारी के शिकार पर नहीं जाना चाहिए था। उत्परिवर्ती इतनी शक्तिशाली माना उत्सर्जित कर रहा था कि पर्सी की ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो रही थी और लड़के को अपनी जादुई शक्ति खोने का खतरा था। यह लड़ाई उनके एक साथ काम करने के पूरे समय में सबसे कठिन होने वाली थी। और अंत में निक ने पूछा कि क्या सब ठीक होगा और क्या काइल द्वंद्व में प्रवेश करने को तैयार है। युवा वैद्य ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो एक बूस्ट लागू करने को तैयार है ताकि प्रत्येक प्रहार 10 गुना मजबूत हो। लेकिन जब उसने देखा कि उनका सामना किससे है, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी कोई भी क्षमता इन राक्षसों से निपट नहीं सकती। मुख्य शिकारी ने भी खतरे को देखा और जैसा कि होता है, एडेन की बातों पर बहुत देर से विश्वास किया। नाली के चूहों का एक विशाल झुंड, जिसका नेतृत्व एक विशाल सरगना कर रहा था, सीधे उनकी ओर दौड़ रहा था। एक पल बाद ये सभी राक्षस शिकारियों पर टूट पड़े और निक ने देखा कि उसका बड़ा दोस्त सुरक्षात्मक जादू का उपयोग करने का समय नहीं पा सका। वे पहले ही सेकंड से लड़ाई हार रहे थे और जादुई औषधि हाथ में पकड़े हुए काइल को एहसास हुआ कि उसके भंडार लड़ाई को अंत तक ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। निक सबसे पहले इस जगह से भागने का फैसला करने वालों में से था और अंतरआयामी द्वार की ओर बढ़ा, लेकिन उस क्षण काइल की मानक खत्म हो रही थी और समूह के किसी भी सदस्य की मदद सोने के वजन के बराबर थी और भागने का समय नहीं था। लेकिन उस युवक को, जो मुक्ति से एक कदम दूर था, यह समझाना असंभव था और वो ऐसा अवसर नहीं छोड़ता।
अंतरायामी द्वार पर पहुंचकर लड़का जादुई भंवर में दौड़ा, ये विश्वास करते हुए कि अगली बार वो हिम्मत जुटाएगा और लड़ाई जारी रखेगा। लेकिन पता चला कि अगली बार शायद न हो, क्योंकि द्वार से गुजरने के बाद वो फिर उसी जगह पर पहुंच गया। निक को स्पष्ट रूप से याद था कि वो दूसरी दिशा में भागा था, और अगर द्वारों ने मुक्ति नहीं दी तो वे राक्षसों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए थे। काइल को एहसास हुआ कि उसने मुख्य वैद्य की भूमिका लेने में कितनी गलती की थी, और उसे पछतावा हुआ कि उसने वो स्थान किसी अजनबी को नहीं दिया। उस क्षण उसके पास एक तेज चमक भड़की और डर के मारे उसने अपनी औषधि गिरा दी, जो टूट गई, हालांकि वो पहले ही बेकार थी। जैसा कि एडन ने अनुमान लगाया था, इन शिकारियों ने गड़बड़ कर दी थी, और उनके डरपोक चेहरों से जाहिर था कि उन्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। यह विश्वास करना कठिन था कि एडन ही एकमात्र था जिसने उत्परिवर्तियों के साथ युद्ध में उतरने की हिम्मत की, जब पूरा समूह घबराहट में भाग गया। अगली बार उन्हें दुर्लभ उत्परिवर्तियों के साथ लड़ाई में जल्दबाजी करने से पहले सोचना चाहिए था, और वे भाग्यशाली थे कि उन्हें एडन मिला जिसे ऐसी लड़ाइयों का अनुभव था। वो समझ गया कि कोई भी एक नाली के चूहे के लिए इतनी राशि नहीं देगा, जिसका मतलब था कि उन्हें शुरू से ही जाल में फंसाया जा रहा था। इस जंगल में जो कुछ भी उन्हें सहना पड़ा, उसके बाद लड़का प्रति व्यक्ति कम से कम 5 लाख सोने की मांग करता, क्योंकि हर कोई अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। एडन वो था जो ऐसे प्राणियों से नहीं डरता था, बल्कि इसके विपरीत वो अपनी नई क्षमताओं का परीक्षण और अभ्यास करने के लिए खुश था, जो सिस्टम ने हाल ही में उसे प्रदान की थी। ये अजीब था कि उसने यहां आने की हिम्मत की, जबकि समूह ने उसे बिना पहले चेतावनी दिए अभियान के नए सदस्य के बारे में इतने ढीठ तरीके से बताया था। विवरणों से विचलित हुए बिना उसने अपनी उत्परिवर्ती भगाने की क्षमता सक्रिय की, और 1 सेकंड के भीतर सभी चूहे तितर बितर हो गए। वैद्य की ओर मुड़ते हुए एडे ने देखा कि वो दैवीय ढाल की शेखी बघा रहा था, जिसे उसने किसी कारण से सबसे खतरनाक क्षण में उपयोग नहीं किया था। अपना सिर पकड़ते हुए उसने समझाया कि उसके पास लगभग कोई माना बचा नहीं था, और वो अपनी क्षमता को सक्रिय करने का समय नहीं पा सका। एडन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि उसे ऐसे मजबूत सहयोगियों की जरूरत है जिनके पास लड़ाई के अंत तक टिकने के लिए पर्याप्त माना हो। ऊर्जा को वैद्य की ओर निर्देशित करते हुए उसने उसकी सारी खर्च हुई माना को जल्दी से फिर से भर दिया। काइल को एहसास हुआ कि उसकी माना बहाल हो गई थी, और केवल महाद्वीप का सबसे अच्छा वैद्य ही ऐसी क्षमता रख सकता था। उसे नहीं पता था कि ऐसी क्षमता किसी अन्य जादूगर की माना को बहाल करती है, और केवल एडन ही ऐसा कर सकता था। उसे याद आया कि बचपन में उसकी मां ने कहा था कि केवल स्वयं भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भगवान के बजाय उसके सामने एक युवक खड़ा था जो इस दुर्लभ क्षमता का उपयोग करता रहा और एक साधारण इंसान की तरह व्यवहार करता था। आखिरकार जमीन पर गिरते हुए और सिर झुकाते हुए काइल समझना चाहता था कि एडन वास्तव में कौन है और क्या वह सचमुच देहधारी भगवान है। और फिर उसने चिल्लाकर कहा कि वो इस मदद को कभी नहीं भूलेगा, और अपनी पहली मुलाकात के दौरान अपने अयोग्य व्यवहार के लिए माफी मांगी। वो तो घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा, एडन को देखते हुए, और लड़के को इस दृश्य से थोड़ा असहज महसूस हुआ। चेहरे पर मुस्कान के साथ एडन ने जवाब दिया कि उसके सामने खुद को अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्परिवर्तियों के साथ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, जिसका मतलब था कि खुशी मनाने में अभी जल्दबाजी थी। वो सही था, क्योंकि जिस क्षण शिकारियों के समूह ने आराम करने का फैसला किया, उसी समय उत्परिवर्ती चूहों का वही झुंड उन पर चुपके से आ रहा था, सोए हुए लोगों पर हमला करने के लिए तैयार। चूहे इतने थे कि कोई साधारण शिकारी उनके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं करता, और उन्होंने सोए हुए लड़कों को चारों ओर से घेर लिया। चूहे हर तरफ से उन पर चढ़ाए, और अपने पैरों पर उछलते हुए काइल को इससे बेहतर कुछ नहीं सूझा सिवाय इन प्राणियों को अपने पैरों से इधर उधर फेंकने के। ये समझते हुए कि इससे मदद नहीं मिलेगी, उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी सर्वश्रेष्ठ जादुई क्षमता का उपयोग करने की कोशिश की। अग्नि गोला हाथ में लेकर उसने एक मंत्र पढ़ा जिसे स्वयं भगवान को सुनना था और उसे इस भयावता से लड़ने की शक्ति देनी थी। फिर आखिरकार वो करने में सफल हुआ जो उसने वादा किया था, और लड़के ने दैवीय ढाल सक्रिय की जिसने दर्जनों नाली के चूहों को नष्ट कर दिया। हाँ, ऐसा लगता था कि ये लड़का सिर्फ बातें नहीं करता था, बल्कि वास्तव में कुछ दिलचस्प करना जानता था। और एडन ने नए व्यक्ति को ध्यान से देखा। क्षमता सक्रिय करने के बाद उसने बहुत सारी माना खो दी थी, और एडन की मदद के बिना वो उत्परिवर्ती प्राणियों का विरोध नहीं कर पाता। लेकिन एडन लंबे समय से अपने साथ पर्याप्त माना का भंडार ले जा रहा था, जो अपने दोस्तों की मदद करने और अपनी जादुई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए काफी था। उनमें से एक को सक्रिय करके उसने अपने चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा फैलाई, और एक भी चूहा पास नहीं आ सका। ये अजीब था कि इस कार्य के लिए इतना बड़ा पुरस्कार क्यों दिया गया था।
क्योंकि इन चूहों में शायद वो मुख्य राक्षस था जिसे पहले नष्ट करना था। यह राक्षस वही विशाल था जो सामने खड़ा था, और एडेन ने बाकी चूहों को नियंत्रित करने की क्षमता सक्रिय की। अगर शिकारी डर जाते और भागने की कोशिश करते तो मुख्य राक्षस उन्हें जाने नहीं देता, उन्हें एक दुर्लभ कौशल के साथ काल कोठरी में फंसा लेता। इसलिए एडेन ने अपनी दुनिया से कीटनाशक तैयार किए थे और ऐसे राक्षस से आसानी से निपट सकता था जो इस बस्ती के शिकारियों के लिए केवल खतरा था। उसका मुख्य हथियार पुदीने का सांद्रण था, जो जादुई शक्ति से युक्त था, जिसने इसे 10 गुना बढ़ा दिया था। यह सांद्रण छोटे जानवरों के लिए भी घातक था, हालांकि इसकी मात्रा सैकड़ों चूहों को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि जादू के फैलने की प्रतीक्षा किए बिना चूहा अचानक एडेन के पैरों के पास आ गया, क्योंकि उत्परिवर्ती समझ गया था कि वो इस जादू का विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी रक्षा कमजोर पड़ गई थी और चाकू लहराते हुए लड़का उसे पहले प्रहार से नष्ट करने के लिए तैयार था। उसने चूहे को उसकी फर से कसकर पकड़ा और तब तक छोड़ने वाला नहीं था जब तक राक्षस ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद न कर ली। फिर उसने चूहे के सिर में जोर से चाकू घूंपा। खून हर तरफ छलक पड़ा और अब उसके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। इसके बाद उत्परिवर्ती कुछ देर तक खड़ा रहा, खून से लथपथ, और यह अजीब था कि वो अभी भी जीवित था। लेकिन एडेन समस्या को हल करने के लिए तैयार था और उसने लड़ाई खत्म करने के लिए फिर से प्रहार किया। लेकिन एडेन के आश्चर्य में यह चूहा इतना कमजोर नहीं था और अंत तक विरोध करता रहा। उसने इतनी तेजी से गड्ढा खोदना शुरू किया कि उसने एक और दुर्लभ क्षमता दिखाई जिसे एडेन ने अपनी सर्वदृष्टि से नहीं देखा था। चूहा अपनी प्रभुत्व क्षमता का उपयोग करता रहा, जिसका मतलब था कि उसके सभी साथी जो आसपास थे जल्द ही यहां पहुंच गए। इस क्षण वैद्य ने फिर से दैवीय ढाल क्षमता को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन उसे याद आया कि एडेन ने उसे दूर रहने और हस्तक्षेप न करने को कहा था। चूहे इतने थे कि इस नरसंहार से दूर खड़े होकर वो लड़का शांति से देख नहीं सकता था। उन्होंने एडेन के पूरे शरीर को ढक लिया था और यह स्पष्ट था कि वैद्य भी घायल हो गया था। आखिरी क्षण में वो और नहीं सह सका और एडेन से चिल्लाकर कहा कि वह चिकित्सा जादू का उपयोग करने को तैयार है। लेकिन एडेन ने फिर से राक्षसों के साथ लड़ाई में हस्तक्षेप करने से मना किया, जिसे उसने शुरू से ही अपने जिम्मे लिया था। सौभाग्य से उसने समस्या को अस्थायी रूप से हल कर लिया था और अब उसे मुख्य राक्षस से निपटना था, इससे पहले कि उसकी औषधि का प्रभाव खत्म हो जाए। ऐसा लगता था कि ये चूहे कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि एक झुंड से छुटकारा पाने के बाद उसने सभी दिशाओं से नए चूहों को आते देखा। मुख्य उत्परिवर्ती, ये महसूस करते हुए कि यह हमला करने का सबसे अच्छा क्षण है, ने एडेन को गिरा दिया। अपने दांतों से उसकी टांग काट ली। दुर्भाग्यवश लड़के ने उसे चूक दिया और गंभीर रूप से घायल हो गया, इसलिए वो लगभग शुरू में ही लड़ाई हार सकता था। अच्छा था कि उसके पास अभी भी चाकू था और उसने तुरंत विशाल को कमजोर करने के लिए कई प्रहार शुरू किए, कम से कम कुछ समय के लिए। यह काम कर गया और 10 मीटर पीछे हटते हुए राक्षस ने लड़के को अकेला छोड़ दिया। हालांकि एडेन की ताकत खत्म हो गई थी। उसे इतनी गहराई से काटा गया था कि खून बहना रुक नहीं रहा था और उसे बेहोश होने से बचने के लिए अपनी पुनर्जनन क्षमता का उपयोग करना पड़ा। उत्परिवर्ती चूहे को उसका हक देते हुए वो इस जंगल के सभी दुर्लभ राक्षसों की तरह चतुर था। इसके अलावा उसके पास एक जादुई क्षमता थी और उसने एडेन पर एक कमजोर करने वाला प्रभाव डाला, जिससे प्राप्त क्षति बढ़ गई और उसकी माना कमजोर हो गई। इसके बाद वैद्य को एहसास हुआ कि अगर लड़ाई 10 मिनट तक भी खिंच गई तो वो न केवल हार सकता था, बल्कि अपनी जान भी गंवा सकता था। अगर उसने दुश्मन की माना को कम से कम आधा कर दिया होता तो लड़ाई आसान होती। लेकिन चूहा एक अनुभवी जादूगर की तरह रक्षात्मक जादू का उपयोग करता था। एक सेकंड बाद वो फिर से एडेन की ओर दौड़ा और यह स्पष्ट हो गया कि उसकी शक्तियां कम नहीं हो रही थी, बल्कि और मजबूत हो रही थी। हालांकि इस उत्परिवर्ती ने कुछ ध्यान में नहीं लिया था, क्योंकि वो ज्ञात जादू का उपयोग करने वाले शिकारियों से लड़ने का आदी था। लेकिन एडेन वो व्यक्ति था जो बिना जादू के समस्याओं को हल करता था और चाकू के साथ उतना ही कुशल था जितना कोई अन्य जादूगर। जब चूहा उसके पास आया तो उसने अचानक खंजर को उसके गले में घूंप दिया और द्वंद्व को समाप्त कर दिया। राक्षस को गले से पकड़कर उसने उसे अपने पास कसकर रखा, लेकिन अंतिम प्रहार के लिए सब कुछ तैयार था। एक सेकंड बाद उसने उस विशालकाय के शरीर से ब्लेड खींच लिया जो उसे मारना चाहता था, लेकिन अब वैद्य का शिकार बन गया। सभी ने राक्षस को जमीन पर गिरते देखा और इसमें कोई शक नहीं था कि एडेन ने इस कार्य को अकेले हल कर लिया था। सौभाग्य से उसके सभी अंग सुरक्षित थे और वो पंजा, जिसे गंभीर नुकसान हुआ था, भी ठीक था। एक पल के लिए उसे ऐसा भी लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह उसने लड़ाई को जीत के साथ खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया।
एक दुर्लभ राक्षस को मारने के लिए सिस्टम ने तुरंत एडेन को एक नई क्षमता की पेशकश की और उसके सामने एक अधिसूचना प्रकट हुई। एडेन को एहसास हुआ कि इस कार्य पर उसका प्रयास व्यर्थ नहीं गया था, क्योंकि इसने पहले के सभी कार्यों से अधिक लाभ दिया। काइल शांत नहीं हो पा रहा था, ये महसूस करते हुए कि यह पहली बार था जब उसने एक महान जादूगर को देखा, जो बाहर से एक साधारण लड़का लगता था, लेकिन वास्तव में महाद्वीप का सबसे मजबूत योद्धा था। सौभाग्य से युवा वैद्य को चिकित्सा जादू का उपयोग करने और चूहा करीब होने पर एडेन के काम को बर्बाद करने का समय नहीं मिला। पुरस्कार के बजाय सिस्टम ने फिर से रूलेट शुरू किया और खेल का परिणाम हमेशा की तरह यादृच्छिक होगा। इस बार उसकी नई क्षमता एक प्रहार थी, जो सटीकता और नुकसान को बढ़ाती थी, साथ ही अन्य क्षमताओं को भी बढ़ाती थी। यह देखना अजीब था कि नई क्षमताओं में एक हमलावर कौशल था, क्योंकि शुरू से ही एडेन चिकित्सा में विशेषज्ञ था, न कि वास्तविक युद्ध में। बेशक इस कौशल का परीक्षण करना दिलचस्प था। हालांकि हर गुजरते दिन के साथ लड़का और अधिक आश्वस्त होता जा रहा था कि सिस्टम उन नियमों के अनुसार खेलता है जिन्हें वो स्वयं बदलता है। उस क्षण काइल घात से बाहर निकला, जिसने भी युद्ध में खुद को साबित किया और अपनी सर्वश्रेष्ठ खूबियां दिखाई। हालांकि युवक जानता था कि वे केवल एडेन की वजह से बचे और वादा किया कि वो उसका रहस्य, जो अब केवल वे दोनों जानते थे, अपनी कब्र तक ले जाएगा। लेकिन पता चला कि वो सब कुछ नहीं जानता था, क्योंकि चिकित्सा की क्षमता के अलावा एडेन मृतकों को भी पुनर्जनन कर सकता था। और वास्तव में अपनी क्षमता को सक्रिय करने पर वे लोग जो इस लड़ाई में पहले ही मारे जा चुके थे, अचानक जीवन के संकेत दिखाने लगे। फ्रेडरिक ने अपना सिर पकड़ लिया। ये समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। उसने हैरानी से चारों ओर देखा, ये देखते हुए कि उसके साथी, जो कुछ क्षण पहले मृत पड़े थे, अब सांस ले रहे थे। ये एक चमत्कार था जिसे कोई भी समझा नहीं सकता था। और फ्रेडरिक को एहसास हुआ कि एडेन कोई साधारण वैद्य नहीं था। काइल अभी भी सदमे में एडेन की ओर देख रहा था, ये सोचते हुए कि क्या वो वास्तव में इस दुनिया का हिस्सा है या कोई दैवीय प्राणी है। उसने महसूस किया कि उसका अभिमान और शुरुआती प्रतिस्पर्धा कितनी मूर्खतापूर्ण थी। एडेन ने हमेशा की तरह शांत रहते हुए समूह को चेतावनी दी कि जंगल में अभी भी खतरे हो सकते हैं और उन्हें जल्दी से सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। उसने अपनी नई प्रहार क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि ये कितनी प्रभावी है। जैसे ही उसने इसे सक्रिय किया, एक तेज ऊर्जा ने उसके चाकू को चार्ज कर दिया, जिससे वो पहले से कहीं अधिक घातक हो गया। समूह ने उसकी अगुवाई में जंगल से बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन काइल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। उसने एडेन से पूछा कि क्या वो फिर से उसकी माना बहाल कर सकता है, क्योंकि वो अभी भी कमजोर महसूस कर रहा था। एडेन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और एक बार फिर अपनी माना साझा करने की क्षमता का उपयोग किया, जिससे काइल तुरंत तरोताजा हो गया। फ्रेडरिक ने एडेन को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वे उसे उसकी फीस से कहीं अधिक देंगे, क्योंकि उसने न केवल उनकी जान बचाई बल्कि उनके मृत साथियों को भी वापस लाया। लेकिन एडेन ने केवल कंधे उचकाए, ये कहते हुए कि उसे केवल अपने कौशलों का अभ्यास करने का मौका चाहिए था। जैसे ही वे गांव की ओर बढ़े, सिस्टम ने फिर से एक अधिसूचना भेजी, जिसमें एक नई खोज की पेशकश की गई थी, जिसका इनाम पहले से भी बड़ा था। और उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस एक दुस्वप्न का अनुभव कर रहा है। उस दुस्वप्न में उसे अभी भी राक्षस का विशाल सिर याद था, जो लगभग उसके पास आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो अंतिम प्रहार करने वाला है। ठीक उसी क्षण वो वैद्य, जिसे वे अभियान पर ले गए थे, लेकिन जिसने बाद में उन्हें छोड़ दिया और पुरस्कार से इनकार कर दिया, उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। यह विश्वास करना कठिन था कि इस लड़के ने अकेले ही इतने दुर्लभ राक्षस का सामना किया और मुस्कुरा रहा था, जैसे ये सिर्फ एक खेल हो। लेकिन ये मत भूलिए कि जान बचाना एक महंगा सुख है, और अब प्रत्येक शिकारी पर एडेन का 3 लाख सोने का कर्ज था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस दुर्लभ कलाकृति के बारे में नहीं भूलना चाहिए, जो एडेन को राक्षस को मारने के बाद मिल सकती थी। और उसने इसे अभी करने का फैसला किया। सभी शिकारी चुपचाप इस अजीब अजनबी के व्यवहार को देख रहे थे, जो अब उन्हें एक साधारण संकी नहीं लग रहा था। वास्तव में शुरू से ही उसके मन में एक ही लक्ष्य था, और वो लक्ष्य उसके पैरों के नीचे था। हाँ, अब उसे न केवल एक दुर्लभ कलाकृति मिली, बल्कि सोने के सिक्कों का एक पूरा थैला भी मिला, जो कृतज्ञ शिकारियों ने उसके लिए इकट्ठा किया था। आखिरकार उसने उनमें से प्रत्येक की जान बचाई थी, और अब वे उसका न केवल पैसा बल्कि अपनी जिंदगियां भी कर्जदार थे। इस खुशी के दिन को मनाना अच्छा होता, लेकिन पर्सी ने चेतावनी दी कि उन्हें कल शहर लौटना होगा, और यह कोई अच्छा विचार नहीं था। पता चला कि ये 2 शिकारी एक ही गांव से आए थे, और उन्होंने बचपन में शिकारी के रूप में अपनी राह शुरू की थी। इस पेशे को अपनी मुख्य आजीविका के रूप में चुना था।
केवल अब वे उस जंगल में जाकर अपनी जान गंवा सकते थे, नाली के चूहे को मारने के लिए मिलने वाली विशाल राशि के बारे में जानते हुए। इस कहानी को सुनकर एडन को इन शिकारियों के लिए थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि ऊंची फीस के बावजूद वे हर बार अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और वे खुश चेहरे जो अब उसके सामने थे, अगर उनकी अगली मिशन विफल हो गई तो एक हफ्ते में गायब हो सकते थे। और फिर वे अपनी बस्ती में इतनी जल्दी लौट गए कि एडन उस जल्दबाजी से हैरान था जिसके साथ शिकारियों का समूह अपनी यात्रा पर निकला, और उसने बस उनकी ओर हाथ हिलाया। काइल की ओर मुड़ते हुए एडन ने सुझाव दिया कि वे ऐसा दिखाएं जैसे उनकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई, और इस रहस्य को, जो अब उन दोनों को जोड़ता था, गुप्त रखें। काइल ने तुरंत आश्वासन दिया कि वो कभी भी उस रहस्य का खुलासा नहीं करेगा जो एडन छिपा रहा था, और कोई भी उसकी दुर्लभ क्षमताओं के बारे में नहीं जानेगा। अब युवक को यकीन था कि उसकी क्षमताएं कुछ भी नहीं थी, और केवल एडन के स्तर तक पहुंचकर ही वो अपने कौशलों पर गर्व कर सकता था। हालांकि वो पागल की तरह व्यवहार कर रहा था, और एडन को गंभीर चिंता थी कि क्या उसे इस लड़के को अपनी क्षमताएं दिखानी चाहिए। हालांकि अब सोचने में बहुत देर हो चुकी थी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका ध्यान रखना था वो थी उस दुर्लभ कलाकृति की बिक्री। राक्षस को मारने के बाद मिली वस्तु को निकालते हुए एडन ने उस जगह जाने का फैसला किया जहां उसे निश्चित रूप से इस कलाकृति के लिए अच्छी कीमत मिलेगी। एकमात्र ऐसी जगह एक गिरवी दुकान थी जिसे एक कलाकृति मूल्यांकनकर्ता चलाता था, जो व्यक्तिगत रूप से अपने सभी ग्राहकों से मिलता था। उसने तुरंत एडन का स्वागत किया और सूचित किया कि एडवर्ड उसकी दुकान में दुर्लभ वस्तुओं की कीमत से निराश नहीं होगा। राक्षसों से प्राप्त वस्तुएं आमतौर पर एक क्रिस्टल खोल में सील की जाती थी, और सील हटाने के लिए विशेष कौशलों की आवश्यकता होती थी। वस्तु को देखे बिना भी उसने तुरंत उस कलाकृति से निकलने वाली आभा को महसूस किया और समझ गया कि यह बहुत दुर्लभ चीज थी। यह विश्वास करना कठिन था कि एक छोटा जादुई गोला इतनी ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता था, जो दर्जनों जुड़े हुए जादुई वस्तुओं के बराबर थी। उसकी नजर से एडन ने महसूस किया कि यह कलाकृति उसकी अपेक्षा से भी बेहतर थी, और वह इसके लिए ऊंची कीमत सुनने को तैयार था। अब केवल विवरण स्पष्ट करना बाकी था, और पुनर्विक्रेता ने सुझाव दिया कि सौदे में देरी न करें और इसे तुरंत कर लें। अपनी क्षमता को सक्रिय करते हुए उसने इस पवित्र कलाकृति की माना का अध्ययन शुरू किया, और हर गुजरते सेकंड के साथ उसे यकीन होता गया कि वो वास्तव में भाग्यशाली था। वस्तु को आवर्धक मोनोकल के माध्यम से ध्यान से देखते हुए उसने आशा की कि युवक उन शर्तों पर सहमत होगा जो उसने पहले से तैयार की थी। मूल्यांकन के बाद पुनर्विक्रेता ने कलाकृति को उच्चतम श्रेणी दी और कहा कि यह छोटे जीवन का ताबीज सबसे दुर्लभ कलाकृतियों में से एक है। एडन ऐसी कलाकृति को किसी भी दुकान में 80,000 सोने में बेच सकता था, लेकिन अगर वो यहां बेचने को सहमत होता तो पुनर्विक्रेता 1,20,000 देने को तैयार था। लेकिन जवाब देने के बजाय एडन ने प्रसिद्ध औषधि वाली शीशी पकड़ी और सौदे की शर्तें बदलने को तैयार था। उसने औषधि की संरचना को ध्यान से अध्ययन किया, और तुरंत स्पष्ट हो गया कि इस लड़के का कौशल स्तर कितना था। यह समझना मुश्किल था कि वो क्या उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसने दुर्लभ कलाकृति के पास औषधि की कुछ बूंदें टपकाई ताकि रासायनिक प्रतिक्रिया देखी जा सके। प्रयोग करने के बाद उसने मुस्कुराते हुए बताया कि यह पदार्थ खून के संपर्क में आने पर एक तीव्र प्रतिक्रिया शुरू करता है, जो सभी उत्तरी निवासियों को पता है। फिर उसने वो चाकू निकाला जिसका उपयोग उसने जंगल में दुर्लभ राक्षस को मारने के लिए किया था, और जिसमें अभी भी खून के निशान होने चाहिए थे। चाकू साफ दिख रहा था, लेकिन अगर इसे इस औषधि से गीला किया जाए तो ऐसी बूंदें दिखनी चाहिए थी जो मानव आंख से बच जाती है। चूंकि चाकू राक्षस के शरीर से निकला था, औषधि का उस पर कहीं अधिक प्रभाव होना चाहिए था। और फिर अपनी मुस्कान बदले बिना वो करने को तैयार था जो डीलर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन जिसकी उसने खुद मांग की थी। अगले ही सेकंड एडन ने उसे बालों से कसकर पकड़ा, और अब वो उतना दोस्ताना नहीं लग रहा था जितना उनकी बातचीत की शुरुआत में था। दोस्ताना बातचीत के बजाय एडन ने जबरदस्ती लड़के का सिर मेज पर पटक दिया, और उसका कार्यस्थल छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। एक सेकंड पहले मेज पर रखे सभी कार्य उपकरण चारों दिशाओं में उड़ गए, और यह स्पष्ट था कि यह कलाकृति का युवा मालिक मजाक नहीं कर रहा था। एक दुर्लभ औषधि वाली शीशी मेज पर गिरी, और उसका सामान हमेशा के लिए खो गया। दुकान का मालिक दर्द से चिल्लाया और अपनी आंसुओं को रोक नहीं सका, और उसका मोनोकल उसकी आंख में गहराई से धंस गया, जिससे गहरे घाव से खून बहने लगा। एडन ने उसे बालों से पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और चेतावनी दी कि अगर उसने उसे धोखा देने की कोशिश की तो वो बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन लड़के ने अचानक घोषणा की कि वे साहसी संघ के परिसर में हैं, और एडन को एक शानदार विचार आया। इन शब्दों के बाद एडन ने उसके सिर को और जोर से डीलर की मेज पर पटका और उसे उनकी लोकेशन याद दिलाने के लिए धन्यवाद दिया।
फिर एडन ने उसे फिर से उठाया, उसका सिर पकड़ा और आशा की कि इस बार वो लड़का उसे मारने की धमकी देना बंद कर देगा। लेकिन उसने जो शुरू किया था उसे जारी रखने के बजाय एडन ने अपनी पुनर्जनन क्षमता सक्रिय की और एक ही हावभाव से डीलर का खून बहना रोक दिया। वो उसी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखता रहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि वो साधारण व्यक्ति नहीं था जिसके लिए डीलर ने उसे समझा था। ये वही वैद्य था जिसे लंबे समय तक वैद्य संघ के सहयोगी से टोकन नहीं मिल सका, हालांकि वो देश का सबसे प्रतिभाशाली चिकित्सक था। उस समय तक वो लड़का पहले ही समझ चुका था कि इस धोखे से उसे क्या खतरा है, और यह महसूस कर चुका था कि वो व्यक्ति जिसने बार बार सबसे खतरनाक राक्षसों से लड़ाई की थी, क्या करने में सक्षम है। दो प्रकार के वैद्य थे जो दुर्लभ कलाकृतियां डीलरों के पास लाते थे, या तो बहुत मजबूत योद्धा या पागल शिकारी। अब कुछ सेकंड पहले मिली सभी चोटें इतनी जल्दी ठीक हो गई थी कि कोई अन्य वैद्य ऐसा कर्तव्य नहीं कर सकता था। यह अजीब था कि डीलर को लड़के से कोई दैवीय शक्ति महसूस नहीं हुई, जैसे कि वो उसके लिए अज्ञात जादू का उपयोग कर रहा हो। एडन ने याद दिलाया कि यह कलाकृति उच्च श्रेणी की है जिसके बारे में डीलर ने झूठ बोला था, और यह कहीं अधिक मूल्यवान है। इस वस्तु का अनुमानित मूल्य 60 लाख सोना था और पुनर्विक्रेता द्वारा पेश किए गए 1,20,000 की तुच्छ राशि हास्यास्पद थी। इस धूर्त ने महसूस किया कि उसका चालबाजी पकड़ ली गई थी और वो कलाकृति के मालिक को कुछ भी दिए बिना भाग्य कमाना चाहता था। यह कलाकृति मूल्यवान थी क्योंकि इसकी माना अक्सर एक अंगूठी में संग्रहित होती थी जो शिकारियों को राक्षसों से लड़ते समय लाभ देती थी। पुनर्विक्रेता ने अचानक अपना मूड बदला और कलाकृति की प्रशंसा करने लगा, ये समझाते हुए कि उसने कीमत में थोड़ी गलती की थी। उसने स्वीकार किया कि यह चीज उपयोगी थी और उस तुच्छ राशि से कहीं अधिक मूल्य की थी जिसके लिए उसने दुकान में इसे खरीदने की कोशिश की थी। अलविदा कहते समय एडन ने ताबीज को पैक करने को कहा ताकि वो इसे अपने साथ ले जा सके, और वादा किया कि वो डीलर को फिर से नहीं छुएगा और उसे जीवित छोड़ देगा। थोड़ी देर बाद वो उस सराय में आया जहां वह अपने अच्छे दिनों में अक्सर जाता था। आज ऐसा ही एक दिन था, लेकिन दुर्भाग्य से सराय में सभी सीटें भरी हुई थी और एडन केवल भीड़ भरे कमरे को उदास नजरों से देख सकता था। एक कर्मचारी उसके पास दौड़ा और तुरंत माफी मांगी कि उनके पास इस महत्वपूर्ण मेहमान के लिए कोई खाली सीट नहीं थी। उसने सुझाव दिया कि वो किसी की मेज पर बैठ जाए या किसी दूसरी सराय में जाए जहां कम लोग हों। उस शाम सराय में एक मेहमान बैठा था जो एडन को अच्छी तरह जानता था। उसने दरवाजे पर उसे सबसे पहले देखा और उसका नाम जोर से पुकारा, दूर से उत्साहपूर्वक हाथ हिलाते हुए। मुड़कर एडन ने महसूस किया कि उसकी समस्या हल हो गई थी और उसे निश्चित रूप से दूसरी सराय ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लड़का यह जानकर खुश हुआ कि उसके सामने वही वैद्य था जिसके बारे में अफवाहें थी। पीटर, जो पहले ही एडन से मिल चुका था, खुश था कि भाग्य ने उन्हें फिर से मिला दिया और वे पुराने अच्छे दिनों की तरह मिले। एडन ने याद दिलाया कि उनकी आखिरी मुलाकात केवल कुछ महीने पहले थी और यह नहीं कहना चाहिए कि पूरी जिंदगी बीत गई। पीटर ने कहा कि उसने आखिरी कार्य पूरा करके अच्छी खासी राशि कमाई थी और पूछा कि एडन ने कितना कमाया। पीटर ने कहा कि उसे 20 लाख सोना मिला था और अब वो इस सराय में पैसे खर्च करके समय बिता सकता था। उसने खुशी खुशी एडन को जो चाहे ऑर्डर करने की पेशकश की और वादा किया कि वो सभी पेय का भुगतान खुद करेगा। एडन ने मेनू उठाया और कहा कि वो एक ऐसा पेय ऑर्डर करना चाहता है जिसकी कीमत लगभग 20 लाख थी, क्योंकि ये शहर का सबसे अच्छा पेय था। बेशक ये उस व्यक्ति के लिए बहुत महंगा था जिसकी कुल फीस ठीक उतनी ही थी जिसका आधा हिस्सा वो पहले ही खर्च कर चुका था। एडन ने पीटर को शांत होने को कहा और वादा किया कि इस बार वो उसे एक अच्छा पेय खरीदेगा। उसे एहसास हुआ कि उसे कार्य के लिए दी गई तुच्छ राशि उस फीस की तुलना में कुछ भी नहीं थी जो उसने प्राप्त की थी। एक महंगा पेय अपने लिए डालते हुए एडन ने पूछा कि पीटर ने हाल ही में शहर में क्या दिलचस्प चीजें देखी हैं, लेकिन पीटर ने उसे बीच में रोकते हुए पूछा कि क्या उसे अभी भी एडन जितना मजबूत होने के लिए सहन शक्ति की औषधियां लेने की जरूरत है। पता चला कि पीटर अपनी शारीरिक सहन शक्ति बनाए रखने के लिए अपने पेय में सहन शक्ति की औषधि मिला रहा था। सहन शक्ति को ताकत से थोड़ा अलग आंकड़ा माना जाता था जो शिकारियों को लंबी लड़ाई में लाभ देता था। उचित स्तर की सहन शक्ति के बिना पीटर अपने सभी कौशलों का उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि उनमें से कुछ को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। जब एडन इस दुनिया में आया तो उसके पास अन्य जादूगरों की तुलना में कम माना थी और इसका कारण उसका दूसरी दुनिया से उत्पत्ति था। यहां आने वाले अन्य सभी लोगों के पास सामान्य माना स्तर थे और पीटर वो पहला व्यक्ति था जिससे एडन इस आयाम में जागने के बाद मिला था। माना औषधि उस सहन शक्ति औषधि की तुलना में कहीं अधिक महंगी थी जो वे पी रहे थे। अब नियमित रूप से सेवन करने पर प्रभाव समान था।
पीटर ने सुझाव दिया कि वे गिलास को तल तक पी लें और इस सराय में अधिक बार मिले। युवाओं ने अपने गिलास उठाए और कामना की कि ये शाम थोड़ी और लंबी चले। पीटर ने पेय का स्वाद चखने के बाद महसूस किया कि उसकी स्थिति में काफी सुधार हुआ और उसकी थकान जादू की तरह गायब हो गई। हालांकि एडन पीटर से कुछ महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता था जो उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी। आसपास शोर मचा रहे ये सभी लोग लड़कों को ठीक से बात करने का मौका नहीं दे रहे थे। लगातार जोरदार चीखों से उनका ध्यान भटका रहे थे। अब उनकी चर्चा का मुख्य विषय सामान्य दुनिया में वापस लौटने का रास्ता था और एडन अपने दोस्त से इसके बारे में पूछना चाहता था। यह महसूस करते हुए कि पीटर को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, एडन ने खुलासा किया कि उसने हाल ही में एक नया कौशल प्राप्त किया था जो कुछ अजीब व्यवहार का कारण बन रहा था। उत्परिवर्ती को मारने के बाद मिला यह प्रहार कौशल एक काले तारे के निशान के साथ था और यह स्पष्ट रूप से उन कौशलों से अलग था जो सिस्टम आमतौर पर उसे देता था। यह पहली बार था जब उसे एक ऐसे कौशल का सामना हुआ जिसके विवरण में काला तारा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि यह क्षमता दूसरों से कैसे अलग थी। यह कौशल अन्य सभी की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी था और इसलिए सिस्टम ने एडन के संबंध में अपने खेल के नियम बदल दिए थे। अचानक पीटर को एक व्यक्ति याद आया जिसने इस नए अंतरिक्ष में जागने पर काले तारे के बारे में बात की थी। सच है, पीटर उस व्यक्ति का नाम याद नहीं कर पाया और लंबे समय तक अपना सिर खुजलाता रहा, फिर भी उसका नाम याद नहीं कर पाया। किसी भी स्थिति में वो लड़का उनकी तरह काफी मजबूत था और वह भी दूसरी दुनिया से था, लेकिन वो तुरंत इस नए अंतरिक्ष में अपनी क्षमताएं दिखाने में सक्षम था। उसने अकेले ही सभी राक्षसों को मार डाला और पीटर ये पूछे बिना नहीं रह सका कि वो इतना मजबूत कैसे बन गया। जवाब में उसने कहा कि यह उस काले तारे के कौशल की वजह से संभव हुआ जिसके बारे में एडन ने 1 मिनट पहले बात की थी। शिकार के आखिरी दिन जब पीटर उस अजनबी के साथ था, उस लड़के ने अचानक कुछ अस्पष्ट चीखा जो समझना मुश्किल था। फिर अपने हाथों को देखते हुए उसने कहा कि जिस चीज के लिए वो लंबे समय से प्रयास कर रहा था वो आखिरकार हो गया। यह बताना मुश्किल था कि उसका मतलब क्या था, लेकिन पीटर को निश्चित रूप से पता था कि उसके शब्दों में चौथे कौशल के बारे में कुछ था जो उसे घर वापस ले जा सकता था। एडन धीरे धीरे पिछले दिनों की घटनाओं को याद करने लगा और उनमें सूक्ष्म संबंध ढूंढने लगा। कुछ घंटों बाद युवा सराय के सामने खड़े थे और खुश थे कि लंबे समय बाद पहली बार वे बस आराम कर सकते थे और बियर पी सकते थे। पीटर ने खुद से वादा किया कि एक दिन वो 40 लाख कमाएगा और उन अमृतों में से कुछ खरीदेगा जिन्हें एडन ने पूरी शाम उसे पिलाया था। एडन ने जवाब दिया कि उसका दोस्त ठीक होगा, लेकिन अब उसे होटल वापस जाना था और अपने काम निपटाने थे।